तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट 9 जुलाई के डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यार अबाउट द इंडिया इंडोनेशिया जो रिलेशन है उसके बारे में, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है इंडोनेशिया का, उसने स्ट्रेंथन किया जो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बिटवीन द टू कंट्रीज़ यार। बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया, लाइक डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो ये सब चीज़ों की अगर हम बात करें इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन की, सबसे पहले तो जो कि आउटकम्स ऑफ द विजिट की बात करें जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या बात की गई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, है ना। जो इंडोनेशिया ने लॉन्च किया इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क, जो कि इंडिया का जो ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स है उससे इंस्पायर्ड है, जिससे जो एक्सपोर्ट है ऑफ इंडिया एक तरह से ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है उसको एक्सपोर्ट कैसे किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर IONONDC एक्सपोर्ट की बात करें। बाकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो IFC इंडियन ओशन रीजन का जो लाइसन ऑफिसर्स हैं वो देखने को मिले यार, है ना। मतलब जो इंडोनेशिया का जो एक लाइसन ऑफिसर है वो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो इंडियन ओशन रीजन में वहाँ पे ये रहेगा गुरुग्राम में, जिससे जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इम्प्रूव होगा यार। हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करें तो जो प्रम्बनन टेम्पल प्रोजेक्ट की बात की गई कि जो प्रम्बनन टेम्पल है ना, प्रम्बनन टेम्पल जो है उसको यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है उसको कंजर्व किया जाएगा एंड रिस्टोरेशन किया जाएगा। इंडिया कैसे इंडिया जो है वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा। बाकी टैगोर देवांतरा ईयर की बात करें टैगोर देवांतरा ईयर जो कि कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करेगा। ठीक है, क्या क्या प्रमोट करेगा भाई? कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करेगा। टैगोर एंड देवांतरा का जो ईयर 2026-27 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, है ना। जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो विजिट है ना, उनको एक तरह से कमेमोरेट करता है। बाकी जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट कोऑपरेशन की बात करें इलेक्टोरल मैनेजमेंट कोऑपरेशन के अंदर जो ECI एंड KPU के अंदर जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट है, लाइक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा एंड इंडोनेशिया का जनरल इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस इन कंडक्टिंग लार्ज स्केल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यार। उसके बाद
जो हाई एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में IIM बेंगलोर का एक ब्रांच यहाँ पे ईस्ट जावा में बनाया जाएगा। बाकी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर वीट की सीड्स एंड फूड सिक्योरिटी MOU साइन किए। हेल्थ की बात करें तो ड्रग रेगुलेटरी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट MOU साइन हुए यार। स्पेस कोऑपरेशन के अंदर जो फ्रेमवर्क था उसको एक्सटेंड किया गया। स्पेस कोऑपरेशन के अंदर जो फ्रेमवर्क था उसको एक्सटेंड किया गया। डिफेंस में जो ब्रह्मोस एंड अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात की गई यार। हम पहले ही बात किया बट हाँ एक बार और बात करते हैं, न्यूज़ में रहता है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। डिफेंस के अंदर ब्रह्मोस एंड अस्त्र मिसाइल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। बाकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, जो इंडिया इंडोनेशिया का जो रिलेशन है, ये जो पार्टनरशिप किया गया कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ अ गेटवे टू इंडो पैसिफिक यार। गेटवे टू इंडो पैसिफिक SLOC प्रोटेक्शन की बात की, लाइक जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है ना, जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है वहाँ पे SLOC प्रमोट किया जाएगा। जो क्रिटिकल सी लाइन्स ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे सिक्योर करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने जैसे कोऑपरेट करने की बात की। लाइक जो स्टेट ऑफ मलाक्का 40% दुनिया का ट्रेड जो पास करता है ना, मेजोरिटी जो ईस्ट इंडियन ट्रेड है वो यहाँ से पास करता है, तो यहाँ पे दोनों एक तरह से सिक्योर करने की बात की गई। चाइना का जो इन्फ्लुएंस जो काउंटर करेंगे ये बोला गया। काउंटरिंग चाइना's इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करें, इकोनॉमिक एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करें, दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। बाकी जो एनर्जी एंड रिसोर्स सिक्योरिटी है उसको भी इम्प्रूव करना होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो फलक्रम है बहुत ज़रूरी है इंडोनेशिया को एक तरह से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी फलक्रम, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी फलक्रम है यहाँ पे हम आसियान का एंगेजमेंट को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इंडिया का एक तरह से मैरीटाइम फलक्रम के तौर पे काम करेगा यार इंडोनेशिया, जो कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, है ना। एंगेजमेंट जो है साउथ एशियन नेशन के साथ उसको और भी ज़्यादा गहरा करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम चैलेंजेस की बात करें तो ट्रेड इम्बैलेंस हमको देखने को मिला यार इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, मतलब कोल एंड पाम ऑयल डोमिनेंस जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिला, है ना। इंडिया इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल, पाम ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम इंडोनेशिया, जिसकी वजह से परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट हमको देखने को मिल रहा है।
ट्रेड इम्बैलेंस लाइक कोल एंड पाम ऑयल डोमिनेंस की बात करते हैं। जो अंडर यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है यार। अंडर यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल मतलब जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पॉलिटिकल टाइज तो है ही, बट जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है वो पोटेंशियल से कम है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना जा सकता है, माइनिंग सेक्टर पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं जितना जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं जितना जा सकता है ना। तो डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अच्छा सा किया जा सकता है, बट अभी तक नहीं हो रहा है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड इंडोनेशिया का जो CUS फोरम बनाया गया जिससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सके, तो ये एक चैलेंज है। बाकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है लाइक पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग का जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं यार यहाँ पे, है ना। जो इंडिया नेशन एक तरह से MOU को एक्सटेंड किया मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस के लिए, बिकॉज जो मैरीटाइम टूरिज़्म है उसको ये अफेक्ट करता है। जो इलीगल फिशिंग एंड पायरेसी है अंडमान सी एंड मलाका स्टेट के अंदर, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने की बात की, ऑपरेशनल कोऑपरेशन करने की बात की गई। तो एक तरह से ये चैलेंज इसको हमको ठीक करना पड़ेगा ऑपरेशनल कोऑपरेशन मतलब करके। सो पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग का चैलेंज रहता है। बाकी जो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है वो भी एक चैलेंज है यार। लाइक जो बेबस एक्टिव पॉलिसी है वो है। कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक गैप्स की बात करें, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक गैप्स की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। बाकी पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है उसकी कमी हमको देखने को मिल रही है यार, लो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, तो करना क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड यार। तो जो इन्वेस्टमेंट CSP विज़न को यहाँ पे लागू करना पड़ेगा, है ना, जहाँ पे इंडो इंडोनेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो विज़न है उसको बढ़ाने की बात की है। जो 2025-2019 तक ये लॉन्च किया गया, जो की तरह से रेगुलर लेवल इंगेजमेंट, समिट लेवल यहाँ पे इंगेजमेंट रेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलेगा, जो कि जो इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है उसको अभी स्ट्रेंथन करेगा। सो इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विजन 2025 to 2029। अंडमान एंड निकोबार आर्क कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत है यार। अंडमान एंड निकोबार एक कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत है। जो क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप है, क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप, इसको बढ़ावा देना होगा। ब्लू इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे ध्यान देना होगा यार। जो आसियान इंडो पैसिफिक टाइज है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन आसियान एंड इंडो पैसिफिक टाइज। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है उसकी बात करें, तो जो ग्लोबल है वहाँ पे इंडोनेशिया दोनों यहाँ पे, इंडिया UN का पार्ट है, G20 का पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, NAM का पार्ट है। ठीक है, ये मल्टीलेटरल ग्रुपिंग यूनाइटेड नेशन के अंदर दोनों मेंबर्स हैं, जो कि ग्लोबल पीस बनाने की बात करता है।
है ना। G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20 दोनों पार्ट हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉन अलाइड मूवमेंट का दोनों पार्ट हैं, ठीक है। आसियान का पार्ट हो गया। रीजनल में आसियान जो एक्टिस्ट है ना, मतलब EAS जो है, ईस्ट एशिया समिट के दोनों मेंबर्स हैं यहाँ पे। रीजनल की बात करें तो ईस्ट एशिया समिट आसियान रीजनल फोरम का पार्ट है। जो मैरीटाइम, अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन एंड IONS का इंडोनेशिया इंडिया पार्ट है। दैट इज IONS मतलब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। बाकी जो स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है जिसका ये पार्ट है दैट इज आसियान यार। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ये जो आसियान है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, इसका यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो इंडिया है। बाकी फाउंडिंग मेंबर है इंडोनेशिया यार, है ना। तो हमने बात की अबाउट इंडियन इंडोनेशिया रिलेशन की, जो कि बहुत न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर विजिट है ऑस्ट्रेलिया है ना, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया, ये न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन तो आ ही सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, जहाँ पे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, जो कि स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए है, जो कि उनका परफॉर्मेंस को ग्रेड करता है यार फॉर डिस्ट्रिक्ट्स 2025-26 के लिए, जो कि एक्सेस करेगा परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन यार अक्रॉस द कंट्री। सो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 2025-26 के लिए ये है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें अबाउट दी ओवरव्यू की, ये होता क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है क्या। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। बाकी पर्पस क्या है, टू असेस दी स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस। पर्पस की बात करें टू असेस स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस। अप्रोच की बात करें तो ग्रेडिंग बेस्ड सिस्टम है ये। And it focuses on what? It focuses on continuous improvement and cooperative learning. Focus on continuous improvement and cooperative learning. बाकी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स S है, ये स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स S, इट इज़ फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। इसके फ्रेमवर्क की बात करें सो ये जो है यहाँ पे टोटल 1000 पॉइंट्स का होता है ये। एंड 70 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है ये। कैटेगरीज की बात करें तो आउटकम, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कैटेगरी
पे ये रिलाई करता है, इसके बेसिस पे ये सबको ग्रेडिंग देता है। आउटकम, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। बाकी जो असेसमेंट डोमेन्स की बात करें, इसके अंदर जो असेसमेंट डोमेन्स हैं जिसमें लर्निंग, आउटकम एंड क्वालिटी की बात किया जाता है, इन सब डोमेन्स पे असेस किया जाता है यार स्कूल परफॉर्मेंस को। लर्निंग, आउटकम एंड क्वालिटी को दिखाया जाता है। एसेस क्या है यार, स्कूल को कितने आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइडेड है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात करें, इक्विटी की बात करें, जो गवर्नेंस का प्रोग्रेस है ना, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग को यहाँ पे असेस किया जाता है। बाकी जो की परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एस के अंदर टॉप परफॉर्मेंस में यहाँ पे चंडीगढ़ है यार, जिसको उत्तम 3 ग्रेड दिया गया है। टॉप परफॉर्मर के अंदर चंडीगढ़ है, जिसको उत्तम 3 ग्रेड दिया गया है। बाकी सेकंड बेस्ट में पंजाब, केरला, दिल्ली, दमन, दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को दिया गया है यहाँ पे सेकंड बेस्ट। एंड अनअटेन ग्रेड्स में यहाँ पे जो उत्कर्ष है उनको अनअटेन ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। उत्कर्ष, उत्तम 1 एंड उत्तम 2 आर अनअटेन ग्रेड्स। अनअटेन्ड ग्रेड्स की बात करें, उत्कर्ष, उत्तम 1, उत्तम 2। उसके बाद नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी है, जिसको हम डी बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डी इट इज फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। फ्रेमवर्क की बात करें तो 600 टोटल पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे उसमें स्टेट्स में 1000 टोटल पॉइंट्स थे, एंड यहाँ पे 70 इंडिकेटर्स होते हैं। बाकी जो कोर कैटेगरीज की बात करें, कोर कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे आउटकम एक कैटेगरी है यार। इलेक्टिव क्लासरूम ट्रांसैक्शन, जो इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांसैक्शन इज अ कैटेगरी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज इज अ कोर कैटेगरी यार। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात करें, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन इज ऑल्सो कैटेगरी। स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन इज अ कैटेगरी। डिजिटल लर्निंग की बात करें तो ये कैटेगरी है। गवर्नेंस प्रोसेस इज एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी।
बाकी जो की रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें उत्तम वन फॉर वन डिस्ट्रिक्ट अटेन, अभी तक उत्तम वन जो है वो सबसे बढ़िया वाला है। तो ये अभी तक एक ही डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे अटेन किया है उत्तम वन। किस डिस्ट्रिक्ट ने भाई? जिसने यहाँ पे अच्छा काम किया इन सब क्राइटेरियाज पे, उसने यहाँ पे उत्तम वन डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट है अभी तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे उत्तम टू में यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तम टू कैटेगरी में टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स ने अटेंड किया। बाकी जो आउटकम की सोर्सेज की बात करें, आउटकम स्कोर्स की बात करें तो 462 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनका आउटकम यहाँ पे इम्प्रूव्ड हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो हमको शिफ्ट देखने को मिला टुवर्ड हायर ग्रेड्स यार। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो शिफ्ट टुवर्ड हायर ग्रेड्स देखने को मिला है। बाकी डाटा कहाँ से लेता है यार? ये डाटा के सोर्सेज की बात करें तो UDISC प्लस ये डाटा लेता है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024 से ये डाटा लेता है। PM पोषण पोर्टल से डाटा लेता है। प्रबंधन पोर्टल से ये डाटा लेता है। विंध्यांजलि पोर्टल से ये डाटा लेता है। So these are the data sources. Okay, ये सब जो डाटा जो कलेक्ट किया है दैट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसने डाटा कलेक्ट किया। पर राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सर्वेक्षण ने यहाँ पे जो पोर्टल डाटा जो कलेक्ट किया उससे यहाँ पे ये बनाया जाता है ना, ये देखता है, रैंकिंग देता है। बाकी जो सिग्निफिकेंस है यार इसका, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो आउटकम ओरिएंटेड असेसमेंट हमको देखने को मिलता है यार। यहाँ पे आउटकम ओरिएंटेड असेसमेंट देखने को मिलता है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग देखने को मिलता है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग देखने को मिलता है। अकाउंटेबिलिटी, ये जो ग्रेडिंग है उसने स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये प्रमोट करता है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो रिलीज़ किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2022-23 एंड 23-24, उसकी बात करें
ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2022-23 and 2023-24. सबसे पहले तो बात करें अबाउट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की। अबाउट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। एनुअल नेशनल सर्वे है ये। इट इज़ लॉन्च इन 2011। डाटा कलेक्शन की बात करें तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन पोर्टल है वो डाटा कलेक्शन करता है ना, डाटा कैप्चर फॉर्मेट के अंदर। बाकी जो पार्टिसिपेशन की बात करें ओवर 90% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। की मैट्रिक्स की बात करें तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो ओवरऑल 2023-24 में कितना 30%। एंड फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है 2023-24 में 31.2। एंड SCs का 2023-24 में कितना था भाई 27.8। STs का 2023-24 में कितना है 22.8। बाकी जेंडर पैरिटी की बात करें जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है GPI, जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें 2023-24 के अंदर जो स्कोर था इज 1.08 एंड above 1 for 7 consecutive year ना। ये जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो 1 से ज़्यादा है यार यहाँ पे 7 लगातार साल ना। जो फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू मेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को जो डिवाइडेड जो कैलकुलेट करते हैं उसको जेंडर पैरिटी इंडेक्स बोलते हैं। मतलब वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन में, तो देखो भाई ज़्यादा है वुमेन का पार्टिसिपेशन यार, 1 से ज़्यादा है 7 लगातार साल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करें अबाउट एनरोलमेंट ट्रेंड्स की। टोटल एनरोलमेंट यहाँ पे कितना देखने को मिला है 4.50 करोड़। टोटल एनरोलमेंट की बात करें तो 4.50 करोड़ का टोटल एनरोलमेंट देखने को मिला। बाकी जो डिकेडल ग्रोथ है वो कितना है 31.5%। फीमेल एनरोलमेंट की बात करें फीमेल
एनरोलमेंट की बात करें तो 2.24 करोड़, यहाँ पे 4.50 करोड़ जो एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में, उसमें से 2.24 करोड़ कौन है? फीमेल हैं। एससी एनरोलमेंट की बात करें, एससी एनरोलमेंट की बात करें तो 69.72 लैक्स यहाँ पे एससी ने एनरोल किया है। एसटी एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन की बात करें तो अराउंड 28.83 लैक्स जो हैं वो एसटीज़ हैं। ओबीसी का एनरोलमेंट की बात करें तो वो कितना है यार? 1.80 करोड़ ओबीसीज हैं। बाकी जो एसटीएमई एजुकेशन है, बाकी एसटीएमई मतलब एनरोलमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, वो उसका ट्रेंड कैसा है? एसटीईएम एजुकेशन टोटल एनरोलमेंट की बात करें तो 1.02 करोड़ टोटल एनरोलमेंट हमको देखने को मिला है। बाकी वुमेन इन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर जो वुमेन का शेयर है वो कितना हमको देखने को मिला? 44%। एंड यहाँ पे हमारा फोकस क्या है एसटीएमई एजुकेशन के अंदर ना? जेंडर इंक्लूसिविटी को बढ़ाएं। फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग जेंडर इंक्लूसिविटी। फैकल्टी स्ट्रेंथ की बात करें, फैकल्टी स्ट्रेंथ की बात करें टोटल फैकल्टी यहाँ पे टोटल फैकल्टी 17.32 लैक्स हैं। मेल कंपोजिशन की बात करें तो 55.1 मेल हैं फैकल्टीज़ में हायर एजुकेशन में। डाटा का आप सब मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, एसए में इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 44.9% फीमेल कंपोजिशन है। एक आइडिया भी रहता है यार, एग्जैक्ट नहीं, मतलब 45%, मतलब 50 से कम यहाँ पे फीमेल का स्ट्रेंथ है हायर एजुकेशन में। बाकी जो फीमेल फैकल्टी काउंट की बात करें, टोटल फीमेल फैकल्टी कितने हैं? 7.78 लैक्स। फीमेल फैकल्टी काउंट की बात करें तो 7.78 लैक्स यहाँ पे फीमेल हमको देखने को मिले। बाकी क्या सिग्निफिकेंस है जो फाइंडिंग्स हमको बताए गए है ना, उसका सिग्निफिकेंस की बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग्स, तो हायर एजुकेशन को एक्सपांसन करना होगा। एक्सपांसन ऑफ हायर एजुकेशन, जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव होगा भाई इससे, जो ये फाइंडिंग्स आए हैं इससे इम्प्रूव जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन। जो एसटीएम एजुकेशन सिस्टम इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा यार। स्ट्रेंथनिंग साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इकोसिस्टम, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो गोल है उसकी तरफ हमारे पास एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। प्रोग्रेस टुवर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गोल्स। एंड एक डाटाबेस हमको देखने को मिलेगा फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, डाटाबेस फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट प्लाजेंटा ऑन चिप, बिकॉज जो रिसर्चर्स ने डेवलप किया इंडिजिनस प्लाजेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म, जो कि फंक्शंस ऑफ ह्यूमन प्लाजेंटा उसको रिक्रिएट करेगा। सो इसके बारे में बात करें प्लाजेंटा ऑन चिप
ओवरव्यू की बात करें तो इंडिजिनस इंडियन ब्रेक थ्रू है ये। इंडिजिनस इंडियन ब्रेक थ्रू, इट इज़ डेवलप्ड बाय ICMR, है ना, एंड IIT बॉम्बे यार। ये जो माइक्रोफिजिकल यहाँ पे जो प्लाजेंटा ऑन चिप है, ये रेप्लिकेट करेगा जो मैटरनल फीटल इंटरफेस है एंड मिमिक करेगा जो की फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ह्यूमन प्लाजेंटा का एंड लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, डेवलप किसने किया? जो इंडियन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन हेल्थ है एंड IIT बॉम्बे ने मिलकर इसको डेवलप किया। डेवलप बाय ICMR, नेशनल इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन वुमेन हेल्थ एंड IIT बॉम्बे। ये एक तरह से माइक्रोफिजियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। ना मैटरनल फीटल इंटरफेस को ये मिमिक करेगा यार। प्लासेंटा ऑन चिप जो है मिमिक्स मैटरनल फीटल इंटरफेस। बाकी जो ह्यूमन प्लासेंटा के फंक्शन की बात करें ह्यूमन प्लासेंटा फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है ये। न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वेस्ट रिमूवल करता है ये। हार्मोन प्रोडक्शन करता है प्लासेंटा जो है। सेलेक्टिव बायोलॉजिकल बैरियर जैसा काम करता है ये। इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमने की ह्यूमन जो प्लासेंटा के फंक्शंस की बात की। बाकी जो की फीचर्स हैं, ये जो प्लासेंटा इन चिप है, इसकी फीचर्स की बात करें तो ये रेप्लिकेट करता है प्लासेंटल फंक्शन को। रेप्लिकेट प्लासेंटल फंक्शंस स्टिमुलेट करता है मैटरनल फीटल इंटरफेस को। ऑल्सो जो प्रेगनेंसी डिसऑर्डर को एक तरह से मॉडल्स के तौर पे हम समझ सकते हैं यार। मॉडल प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स ड्रग ट्रांसफ़र को हम इवेलुएट कर सकते हैं इस प्लासेंटा ऑन चिप से। इवेलुएट्स ड्रग ट्रांसफ़र एंड लैब फ्रेंडली स्केलेबल डिज़ाइन है ये जो प्लासेंटा ऑन चिप जो है लैब फ्रेंडली एंड स्केलेबल डिज़ाइन है। जो ये प्लासेंटा ऑन चिप है सब हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? पोटेंशियल एप्लीकेशंस की बात करें तो ड्रग डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक सेफ्टी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई ड्रग सेफ़ है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करके यार। सेफ्टी फॉर कोई ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ़ है कि नहीं उसको हम पता कर सकते हैं। एनिमल टेस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं यार।
ना इंसान मतलब एक तरह से चिप में काम करेगा ये। बाकी जो डिसीज़ मॉडलिंग है की बात करें तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को एक तरह से मॉडल कर सकते हैं इसके अंदर कि जेस्टेशन पीरियड में डायबिटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। प्रीक्लेम्शिया को यहाँ पे मॉडल कर सकते हैं। दैट इज़ प्रीक्लेम्शिया में क्या होता है यार, हाइपरटेंशन होता है ना। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को यहाँ पे ये डिसीज़ को ये मॉडल कर सकता है ये प्लासेंटा ऑन चिप जो है। एंड ऑल्सो ये जो है बेसिक बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिक बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए एंड रीजनरेटिव एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। रीजनरेटिव एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो ऑर्गन एंड चिप टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करता है इसके बारे में बात करें। ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑर्गन ऑन चिप, ऑर्गन OOC जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे हम माइक्रो इंजीनियर्ड सेल कल्चर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। माइक्रो इंजीनियर्ड सेल कल्चर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ऑल्सो इट कंबाइंस लिविंग सेल्स एंड माइक्रो फ्लूइडिक्स। ऑल्सो ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होता है इस ऑर्गन चिप का। एंड यहाँ पे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी उसको स्टडी कर सकते हैं, स्टडिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये हमने बात की और प्लासेंटा ऑन चिप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं फिल्म रिलेटेड इसके बारे में। सबसे पहले तो जो स्मार्ट याक मॉनिटरिंग डिवाइस है वो न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया यूनियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड स्मार्ट कॉलर जो कि मॉनिटर करेगा हेल्थ, मूवमेंट एंड स्ट्रेस ऑफ हाई अल्टीट्यूड याक्स जो हिमालयन बॉर्डर रीजन में रह रहे हैं। इसके बारे में बात करें स्मार्ट याक मॉनिटरिंग डिवाइस, स्मार्ट याक मॉनिटरिंग डिवाइस की बात करें तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट कॉलर है, पट्टा है ये। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट कॉलर क्या करेगा यार, ये मॉनिटर करता है हेल्थ, मूवमेंट एंड स्ट्रेस को, मॉनिटर्स हेल्थ, मूवमेंट एंड स्ट्रेस, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है हाई एल्टीट्यूड याक्स का, रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर हाई अल्टीट्यूड याक्स। बाकी डेवलपर की बात करें तो जो स्मार्ट याक मॉनिटरिंग डिवाइस है इसको ICAR NRCY, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है
जो कि है ना दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है, उसने डेवलप किया है। बाकी असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इसके बाद हम बात करें अबाउट जो इंडियन वॉक याक है उसके बारे में बात करें। जो इंडियन याक है जिसका नाम क्या है बॉस GRUNNIENS बॉस ग्रेनिस के अंदर जो शिप ऑन द हिमालयास बोलते हैं याक को यार, शिप ऑफ द वाइटल सोर्स ऑफ मिल्क एंड वाइटल सोर्स ऑफ मिल्क मीट एंड वूल है यार ये हिमालयन रीजन में वाइटल सोर्स ऑफ मिल्क मीट एंड वूल। पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 58,000 पॉपुलेशन है। मेनली लद्दाख में ये हिमालयन याक और इंडियन याक पाए जाते हैं। फीचर्स की बात करें तो अडेप्टेड टू अल्टीट्यूड अबव 8,000 फीट यार। Adapted to altitude above 8,000 feet। ठीक वूली कोट हमको यहाँ पे देखने को मिला ना। हाई हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है इसके अंदर यार। एंड जो क्लासिफिकेशन है इसकी बात करें तो जो वाइल्ड याक है इसको हम क्या बोलते हैं बोस म्यूटस है ना। ये IUCN की लिस्ट में जो IUCN का रेड लिस्ट है उसमें ये है वल्नरेबल के कैटेगरी में। एंड वाइल्ड याक जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये है शेड्यूल 1 मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड जो डोमेस्टिकेटेड वर्ड याक है जिसको यहाँ पे पाला जाता है domesticated yak, it is recognized as a food animal by FSI। क्रिटिकल लाइफलाइन फॉर कम्युनिटीज़ है यार। क्रिटिकल लाइफलाइन फॉर कम्युनिटीज़। ये हमने बात की अबाउट दी इंडियन याक की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी यहाँ पे जो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट ये न्यूज़ में थे यार। LGGR बोलते हैं इसको है ना। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया। जो फ्लाइट टेस्ट था पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है उसका चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। तो इसके बारे में बात करें पिनाका लॉन्ग रेंज
गाइडेड रॉकेट, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। इसके बारे में बात करें, डेवलप बाय डीआरडीओ, developed by DRDO and tested at ITR, जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है यहाँ पे चांदीपुर उड़ीसा में, वहाँ पे टेस्ट किया गया था इसको। एंड ये प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट है फॉर इंडियन आर्मी, प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट फॉर इंडियन आर्मी। की फीचर्स की बात करें, ये मीडियम मतलब मिनिमम रेंज जो टेस्ट किया गया 60 किलोमीटर का टेस्ट किया गया यार। मिनिमम रेंज टेस्टेड की बात करें तो 60 किलोमीटर्स। एंड हाई एक्यूरेसी एंड मैन्यूवरेबिलिटी देखने को मिल रहा है इसके अंदर यार। हाई एक्यूरेसी एंड मैन्यूवरेबिलिटी। बाकी ये कंपेटेबल है विद इन सर्विस पिनेका लॉन्चर्स जो हैं अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके साथ कंपेटेबल है ये लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो है, कंपेटेबल विद इन सर्विस पिनिका लॉन्चर। नेक्स्ट जो प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो न्यूज़ में था बिकॉज इंडिया एंड इंडोनेशिया ने जॉइंट कंजर्वेशन रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। जो प्रम्बनम टेम्पल है उसके लिए एक तरह से ASI के साथ एफर्ट देके इसको कंजर्व करेंगे ऐसा बोला गया। तो इसके बारे में बात करें, प्रम्बनन टेम्पल PRAM प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है ये इंडोनेशिया के अंदर। ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है इन इंडोनेशिया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यार। and is dedicated to the Trimurti, that is Shiva, Vishnu and Brahma. Shiva, विष्णु एंड ब्रह्मा को डेडिकेटेड है। आर्किटेक्चर की बात करें सो 9th सेंचुरी में जो संजय डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था इसको। जो शिवा टेम्पल है वो 47 मीटर ऊंचा है यार ना। बास रिलिप्स ऑफ
रामायणा एंड भागवत पुराना हमको यहाँ पे देखने को मिला यार। बाकी कंजर्वेशन के अंदर जो बात की गई, जॉइंटली ASI एंड इंडोनेशियन प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पे कंजर्व करेंगे, ऐसा बोला गया। जॉइंट ASI एंड इंडोनेशिया प्रोजेक्ट हमको देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। जो इंडिया है वो 11th लार्जेस्ट रिसिपिएंट हो चुका है भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे 2025 में आफ्टर दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ हुआ प्रीवियस ईयर से 43.6%। तो ये न्यूज़ 2025 का आया था, इसीलिए न्यूज़ में था यार। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की बात करें, अभी तो हमारे पास से लोग हमारे देश से निकाल रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन इंडिया जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में बात करें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया रैंक 11th है ना, 2025 के अंदर बात कर रहे हैं। इंडिया रैंक्ड 11th लार्जेस्ट रिसिपिएंट इन 2025। हमको इनफ्लो देखने को मिला है यार यहाँ पे, इनफ्लो ऑफ अराउंड 38.9 बिलियन, दैट इज़ 43.6% ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर हमको यहाँ पे देखने को मिला। बाकी जो आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इट रिकॉर्ड अराउंड 35.7 बिलियन, यहाँ पे हमारे देश से जो इन्वेस्टमेंट किए गए। बाकी जो रेगुलेशंस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेगुलेशन कौन करता है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फीमा, उसके अंदर ये मैनेज किया जाता है 1999 में जो आया था। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय RBI एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। रूट्स की बात करें तो एक ऑटोमेटिक रूट होता है एंड एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है। बाकी ये हमने बात की फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइबेक्स की, टाइबेक्स क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया टाइबेक्स, जो कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि ट्राइबल आर्ट को सीखने के लिए, कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को सीखने के लिए लॉन्च किया गया ट्राइब एक्स। तो ट्राइब एक्स की बात करें it is first digital learning platform for tribal heritage, first digital learning platform for tribal heritage. It is launched by Ministry of Tribal Affairs. Launched by Ministry of Tribal
अफेयर्स की फीचर्स की बात करें, ट्राइबल्स की फीचर्स के अंदर एक फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करता है यार ये, कि फीचर्स की बात करें तो एक फ्री सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम चलाता है ये फॉर ट्राइबल आर्ट कल्चर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, है ना। 5000 प्लस मल्टीमीडिया रिसोर्स हमको यहाँ से मिलते हैं। स्किल डेवलपमेंट करता है फॉर ट्राइबल एक्सपर्ट ना, स्किल डेवलपमेंट करता था जो ट्राइबल एक्सपर्ट्स हैं उनसे। है ना। एंड जो कोर्सेज ये ट्राइबेक्स के अंदर हैं उसके बारे में बात करें, लाइक सांथाली जो कि ओल्ड चिकी लैंग्वेज के लिए कोर्स है, जहाँ पे हम ट्राइबल आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स होते हैं, म्यूज़ियम मैनेजमेंट। ये हमने बात की अबाउट ट्राइबेक्स की, छोटे छोटे प्रिलिम्स से टॉपिक्स थे। उसके बाद की मेंस रेट जो टॉपिक्स थे जो कि हमको मेंस में पूछे जा सकते हैं, ऐसे में काम आ सकते हैं, सब चीज़ों की बात किया 9/0/2026 के रेफरेंस में।